हाय दोस्तों, मैं प्रयागराज शर्मा। मैं आज बात करूंगा सीमेंट ट्रीटेड सॉइल सीमेंट फ्लाई एश ट्रीटेड सब बेस पार्ट 4 के बारे में दोस्तों। तो मैं इसमें बताऊंगा आपको कि जब हमारा सीमेंट स्टेबलाइज्ड मटेरियल तैयार हो जाता है तो उसको साइड में डालने के बाद उसकी रोलिंग करने का टाइम पीरियड क्या होता है। तो अब सेक्शन 400 में आप देखेंगे क्लॉज 403.3.5 में, तो दोस्तों उसमें लिखा हुआ है रोलिंग। तो उसमें कहा गया है दोस्तों कि क्लॉज 402.3.8 शेल अप्लाई एक्सेप्ट दैट केयर शेल बी टेकन टू सी दैट द कंपैक्शन ऑफ सीमेंट स्टेबलाइज्ड मटेरियल is completed within 2 hours of its mixing or such shorter period as may be found necessary in dry weather। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो क्लॉज 402.3.8 में बताया गया है, जिस तरह से उसमें लागू किया गया है, जिस तरह से उसमें रोलिंग करने का कार्य बताया गया है लाइम वाली प्रोसेस में, लाइम स्टेबलाइजेशन में, तो उसी तरह से इसमें कहा गया है कि इसके कि क्लॉज 402.3.8 को अप्लाई करना है। और यह देखने के लिए ध्यान रखा जाएगा कि सीमेंट स्टेबलाइज्ड मटेरियल है तो उसका कंपैक्शन इसके मिक्स के 2 घंटे के भीतर पूरा हो गया है या नहीं। तो इतनी कम अवधि को, जो कि ड्राई वेदर जब ड्राई वेदर रहता है, जबकि शुष्क मौसम रहता है, गर्मियों के मौसम में इसका कंपैक्शन जो कि और जल्दी होना चाहिए। तो इसके बारे में कहा गया है कि 2 घंटे के भीतर में कंपैक्शन हो जाना चाहिए मिक्स होने के बाद। और यदि गर्मियों का मौसम है दोस्तों, तो गर्मी के मौसम में तो हमको 2 घंटा पहले ही कंपैक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए, ताकि जो भी उसमें मॉइस्चर ऐड है वो जो है रिमूव ना हो सके मिक्स से। तो ये चीज़ भी ध्यान रखना दोस्तों। इसके बाद इसमें क्लॉज 403.3.6 में आप देखेंगे क्यूरिंग के बारे में बताया गया है कि जो हमारा जो है सब बेस कोर्स की लेयर तैयार हो जाती है, सीमेंट ट्रीटेड सब बेस लेयर जो तैयार हो जाता है, तो उसमें हमको 7 डेज तक क्यूरिंग करना है। तो उसके बारे में इसमें प्रोसेस बताया गया है। कहा गया है कि द सब बेस कोर्स विल बी सुटेबली cured for 7 days। Subsequent pavement course will be laid soon after to prevent the surface from drying out and become friable। No topic of any kind shall apply over the completed subbase unless permitted by the engineer। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो सब बेस है और बेस कोर्स की जो लेयर है उसको हमको 7 दिनों के लिए उपयुक्त रूप से उसमें क्या है क्यूरिंग किया जाएगा, वाटर क्यूरिंग किया जाएगा। और सरफेस को सूखने और उसे भुरभुरा होने से बचाने के लिए शीघ्र ही बाद में इसमें पेमेंट बिछाया जाएगा। जो इसके ऊपर वाली लेयर है पेमेंट, जो भी हम लेयर डीबीएम या कि बीसी डीबीएम या कि इसमें हम कंक्रीट कर सकते हैं, जैसे पेमेंट क्वालिटी कंक्रीट जो रहता है पीक्यूसी कर सकते हैं या कि डीबीएम कर सकते हैं। तो इसके तुरंत बाद हम पेमेंट लेयर जो है बिछाया जाएगा। और जब तक कि इंजीनियर द्वारा ये अनुमति नहीं दी जाती है कि किसी भी प्रकार का कोई भी यातायात पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा, वो सब बेस के ऊपर नहीं चलेगा, जब तक इंजीनियर जो परमिशन नहीं दे देता है कि इसमें जो भी ये ट्रैफिक शुरू कर सकते हैं, तभी ट्रैफिक को शुरू किया जाएगा जब इंजीनियर की परमिशन मिल जाएगी। अदरवाइज हम ट्रैफिक नहीं छोड़ेंगे। और प्रयास ये करेंगे दोस्तों कि हम 7 डेज की क्यूरिंग के बाद इसमें तो जल्द से जल्द हम पेमेंट लेयर इसके ऊपर जो है स्प्रेडिंग कर सकें, तो बेहतर रहेगा, ताकि जो हमारा सब बेस है वो ख़राब ना हो। इसके बाद दोस्तों इसमें आप देखेंगे क्लॉज 403.4 में, तो उसमें कहा गया सरफेस फिनिश। कहा गया है दोस्तों कि इसमें द सरफेस फिनिश ऑफ कंस्ट्रक्शन सेल कन्फर्म टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ क्लॉज 902। तो इसमें दोस्तों कहा गया है कि जब हम सरफेस को फिनिश करते हैं तो उसके बारे में इसमें बताया गया है कि जो सरफेस होता है सब बेस कोर्स का सरफेस जो होता है, तो उसको जब हम फिनिश करते हैं तो उसको क्लॉज 902 की आवश्यकताओं को पूरा करते हुए करते हैं। उसमें 902 में जो भी उसकी आवश्यकताएं दी गई हैं, जो भी हमको उसमें ज़रूरी प्रिकॉशंस रखने हैं और जो भी प्रोसेस में बताई गई है कंस्ट्रक्शन के लिए, तो वो सभी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम सरफेस फिनिश करते हैं। और इसके बाद दोस्तों इसमें क्लॉज 403.5 में बताया गया है सरफेस एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में। दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो
स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी कंट्रोल के बारे में बताया गया है क्लॉज 403.5 में। इसमें कहा गया है कि कंट्रोल ऑन द क्वालिटी ऑफ मटेरियल्स एंड वर्क शेल बी एक्सरसाइज्ड बाय द इंजीनियर इन अकॉर्डेंस विद सेक्शन 900। तो इसमें कहा गया है कि मटेरियल और कार्यों की गुणवत्ता पर नियंत्रण धारा मतलब क्लॉज 900 के अनुसार अभियंता द्वारा किया जाएगा। जो भी मटेरियल होगा और जो भी हम कार्य कर रहे हैं सब बेस तैयार करने का, तो उसकी जो क्वालिटी कंट्रोल करेंगे, मटेरियल की जो भी क्वालिटी में हम कंट्रोल करते हैं वो क्लॉज 900 के अकॉर्डिंग हमको करना है। और ये इंजीनियर द्वारा बताया जाएगा, अनुसार अभियंता द्वारा किया जाएगा। जो भी इंजीनियर बताएंगे कि ये टेस्टिंग की जाए यहाँ, जैसे सपोज यदि हम सीमेंट ट्रीटेड लेयर का निर्माण कर रहे हैं तो हम उसकी ग्रेडिंग चेक करेंगे। जो भी मटेरियल यूज करते हैं, क्रस्ट मटेरियल यूज कर रहे हैं, क्रस्ट एग्रीगेट यूज कर रहे हैं, या कि सॉइल में मिक्सड वेल ग्रेडेड मटेरियल यूज कर रहे हैं, या कि मुरुम यूज कर रहे हैं। जो भी हम मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसमें हम जो सीव दी हुई हैं तो सीव के अंदर ही हमको मटेरियल्स को रखना है और उस सीविंग करना है और सीमेंट की टेस्टिंग करना है। उस मटेरियल में जो भी मटेरियल ऐड है, सॉइल है, उसकी सभी की टेस्टिंग होनी चाहिए कि उसकी क्या प्रॉपर्टी, लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट क्या है, उसकी CC क्या आ रहा है उसमें। तो डायरेक्ट सीयर टेस्ट भी कर सकते हैं और करते ही हैं उसमें। तो इसके बाद इसमें यही चीज़ कहा गया है कि जो भी मटेरियल और कार्यों की गुणवत्ता पर नियंत्रण क्लॉज 900 के अनुसार अभियंता द्वारा किया जाएगा। और इसके बाद दोस्तों इसमें कहा गया कि सीमेंट ट्रीटेड सॉइल सब बेस एंड सीमेंट फ्लाई एस ट्रीटेड सब बेस शेल बी टेस्टेड फॉर द अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ UCS वैल्यू एट 7 days एक्चुअली obtained in situ in case of variation from the design UCS in situ value being or on lower side prior to proceeding with laying of waste surface course on it. The pavement design shall be reviewed for actual UCS value. The extra pavement thickness needed on account of lower UCS shall be constructed by the contractor at his own cost. तो दोस्तों इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। इसमें कहा गया कि जो सीमेंट ट्रीटेड सॉइल सब बेस का हम निर्माण कर रहे हैं, या कि सीमेंट फ्लाई ट्रीटेड सब बेस ये बेस का निर्माण करते हैं, तो उसको हम उसकी स्ट्रेंथ चेक करने के लिए, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करने के लिए हम 7 days के बाद उसमें परीक्षण किया जाएगा। और जो भी वास्तव में जो इन सीटू प्राप्त होता है उसमें जो भी उसके रिजल्ट आते हैं अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ के, जैसे हम क्यूब या कि सिलेंडर वर्कर इसमें कंपाउंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं, तो जो भी उसकी, जैसे इसके पहले वाले वीडियो में बताया गया कि 1.73 से कम Nm² से कम नहीं होना चाहिए। तो उसी के बारे में इसमें जो भी वास्तव में इन सीटू प्राप्त होता है, तो डिजाइन UCS में भिन्नता के मामले में यदि उसमें कोई भी भिन्नता आ रही है तो इन सीटू मूल जो भी वैल्यू निचले हिस्से में होने की स्थिति में है उस पर बेस या सब बेस पार्ट जो भी उसमें स्प्रेडिंग करने के लिए आगे बढ़ाने से पहले, जब हमको अगली लेयर डालने के पहले हमको उसको चेक करना है और वास्तविक UCS वैल्यू के लिए जो है पेमेंट डिज़ाइन की समीक्षा की जाएगी। जो भी UCS के हिसाब से इसके पेमेंट की डिज़ाइन की जाएगी कि ऊपर की लेयर कैसी होनी चाहिए। और कम UCS के कारण आवश्यक अतिरिक्त जो भी पेमेंट की मोटाई होगी ठेकेदार द्वारा अपनी लागत पर निर्मित की जाएगी। यदि उसमें UCS कम आता है तो इसके जो पेमेंट हम उसके ऊपर डालेंगे, वो अतिरिक्त पेमेंट की मोटाई जो रहेगी वो ठेकेदार द्वारा अपनी खुद की लागत पर निर्मित की जाएगी। जो भी कॉस्ट आएगा वो ठेकेदार पे करेगा अपनी खुद की लागत से। तो ये डिटेल्स इसमें बताएगी। ये डिटेल्स जो है दोस्तों ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि ठेकेदार को नुकसान ना हो। इसके बाद क्लॉज 403.6 में आप देखेंगे अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैफिक। तो इसमें कहा गया है कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कंस्ट्रक्शन अरेंजमेंट्स फॉर ट्रैफिक शेल बी प्रोवाइडेड एंड मेंटेन्ड इन अकॉर्डेंस विथ क्लॉज 112। तो इसमें सिंपल सी बात है दोस्तों, इसमें कहा गया कि निर्माण की अवधि के दौरान यातायात की व्यवस्था क्लॉज 112 के अनुसार उपलब्ध कराई जाएगी और बनाई रखी जाएगी। जो क्लॉज 112 में जिस प्रकार से बताया गया है कि हमको डाइवर्जन देकर ट्रैफिक निकालना है, या कि उसको सूखने के बाद या कि पेमेंट लेयर बिछने के बाद और कितने दिन के बाद ट्रैफिक निकालना है, तो उसकी पूरी जानकारी जो है वो क्लॉज 112 में आप देखेंगे तो मुहूर्त के स्पेसिफिकेशंस में दिया हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्टेशन एंड हाईवे में।
और इसके बाद दोस्तों इसमें आप आएंगे तो नीचे लिखा हुआ है 4.3.7 क्लॉज में मेजरमेंट फॉर पेमेंट। जो भी हम वर्क करते हैं सीमेंटेटेड सब बेस का, तो उसका मेजरमेंट दोस्तों किस तरह से लेते हैं, तो इसके बारे में इसमें दिया गया क्लॉज 4.3.7 में कहा गया कि स्टेबलाइज्ड सॉइल सब बेस शेल बी मेजर्ड एज फिनिश्ड वर्क इन पोजीशन इन क्यूबिक मीटर। तो दोस्तों इसमें कहा गया है कि जो स्टेबलाइज्ड सॉइल सब बेस हम तैयार कर रहे हैं, उसको तैयार होने के बाद कार्य का पूरा होने के बाद हम जो है उसको क्यूबिक मीटर में उसका मेजरमेंट करेंगे और उसके हिसाब से ही भुगतान किया जाएगा। उसको क्यूबिक मीटर में मापा जाएगा कि जो भी लेंथ जो हुई है स्टेबलाइज्ड सॉइल सब बेस जितना तैयार हुआ है, तो उसका मेजरमेंट क्यूबिक मीटर में लिया जाएगा और उसके हिसाब से उसका पेमेंट किया जाएगा। ये घन मीटर में मतलब स्थिति में तैयार कार्य के रूप में मापा जाएगा उसको। और जो क्लॉज 4.3.8 में रेट्स के बारे में जो भी कहा गया है, इसमें लिखा हुआ है कि द कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट फॉर सीमेंट ट्रीटेड सब बेस विथ प्री ट्रीटमेंट विथ लाइम इफ रिक्वायर्ड एंड सीमेंट फ्लाई एज ट्रीटेड सब बेस सेल बी पेमेंट इन फुल फॉर कैरिंग आउट। तो इसमें कहा गया है कि जो भी सीमेंट उपचारित मिट्टी की सब बेस या बेस के लिए मतलब उप आधार या आधार के लिए अति आवश्यक हो, तो लाइम के साथ ये चूने के साथ पूर्व उपचार के लिए उसमें कॉन्ट्रैक्ट इकाई यूनिट रेट जो रहता है और सीमेंट फ्लाई या उपचारित उप आधार और आधार का पूरा भुगतान किया जाएगा। या कि हम लाइम ट्रीटमेंट करते हैं या कि हम सीमेंट या फ्लाई से उसका ट्रीटमेंट करते हैं, तो उसके बाद सीमेंट ट्रीटेड सब बेस तैयार करते हैं, लाइम ट्रीटेड सब बेस तैयार करते हैं स्टेबलाइज करके। तो जो भी उसका भुगतान रहेगा वो कॉन्ट्रैक्ट यूनिट रेट के हिसाब से भुगतान किया जाएगा। तो इसके बारे में इसमें जो भी है डिटेल्स दी गई है दोस्तों। तो ये पूरी जानकारी जो है तो सीमेंट ट्रीटेड सब बेस और सीमेंट ट्रीटेड बेस कोर्स के लेयर के बारे में जो भी जितनी जानकारी है दोस्तों, तो ये आज इसका जो है लास्ट वीडियो था। तो इसमें पूरा जानकारी बताया गया है कि इसकी स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए, जो भी हम इसका सिलेंडर भरते हैं जो IS 2720 पार्ट 8 के अकॉर्डिंग उसको फॉलो करते हुए, और साइड पे हम हैमर से MDD हैमर से जो है 5 लेयर में इसमें क्यूब कास्ट किया जाता है, मोल्ड कास्ट किए जाते हैं। जो भी क्यूब भरें या कि हम सिलेंडर भरते हैं तो सिलेंडर को भी हम 5 लेयर में भरेंगे और जो भी उसकी MC के हिसाब से जो भी एडेड रहेगा तो वही मटेरियल हम साइड से लेंगे और उसको भर के और 7 डेज में हम चेक करते हैं। 5 लेयर में भरते हैं और 55 ब्लाउज मारते हैं पर लेयर के हिसाब से उसको कॉस्ट किया जाता है। और उसको 7 डेज के बाद हमको लेबोरेटरी में चेक करना है कि उसकी जो स्ट्रेंथ है, वो जो मिनिमम स्ट्रेंथ दी गई थी इसके पहले वाली वीडियो में बताया गया है कि जिसका स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, अनकन्फाइंड कंप्रेसिव स्ट्रेंथ कितना आना चाहिए, तो वो जो है 1.75 न्यूटन पर mm या MPa के हिसाब से उसमें दिया हुआ था। तो उसमें आप डिटेल्स देख सकते हैं, तो उससे कम नहीं होना चाहिए। अदरवाइज़ जो भी ठेकेदार रहेगा तो उसकी अतिरिक्त लागत में जो फुटपाथ की मोटाई है उसको बढ़ाकर और ठेकेदार द्वारा निर्मित किया जाएगा।